गर्भावस्था के दौरान जो उसके आसपास का जो माहौल है वो माहौल बहुत ज़्यादा तय करता है उस बच्चे के पैदा होने पे वो कैसा बच्चा पैदा हो। अब जैसे माँ ऐसी कोई बात है जो सुनना नहीं चाहती और उसे सुनना पड़ा और वो उसको कहना नहीं है किसी से, वो छुपाना है, तो इस तरीके के जो केमिकल उसके बॉडी में बनते तो गूंगे बहरे बच्चे पैदा होते। और बच्चा गर्भ में है और माँ किसी कारण से डर गई तो बच्चे का लंग्स कमजोर होगा। हाँ। और लंग्स कमज़ोर होने की वजह से जब वो बच्चा पैदा होगा तो रोएगा। तो हमारे यहाँ रोग का नहीं, उस रोगी का ट्रीटमेंट किया जाता है कि वो रोगी बना के। मैं बहुत पुरानी एक कहानी का जिक्र करूँ, महाभारत में एक कैरेक्टर है अभिमन्यु का, जिसमें लोग कहते हैं कि अपनी माँ के गर्भ में भी उसने बहुत सारी विद्याएं सीख ली। क्या बात है सर, ठीक है ना। लेकिन हम सब अभिमन्यु, तो अगर बच्चे को स्वस्थ रखना है, बच्चे को जैसा आप पैदा करना चाहें उस तरीके का माहौल, अगर सही सिम्टम लगा तो मुझे लगता है कि ऐसे केस ठीक होने में 6 महीने भी नहीं लगते। 6 महीने भी नहीं लगते, बच्चे सुनने बोलने लगते। हम लाखों रुपया खर्चा करके अपने बच्चों की उन बीमारियों को दूर नहीं कर पाए और ये होम्योपैथी की मीठी गोली कैसे करें? तो हम लोग जो ट्रीटमेंट करते हैं वो उस बच्चे की डिफॉर्मिटी को देख करके माँ की साइकोलॉजी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। साथियों नमस्कार, इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर JL यादव जी मौजूद हैं, जिनसे एक वीडियो में हमने बातचीत किया था जेनेटिक डिसऑर्डर को लेकर के, जहां बहुत सारे दिव्यांग बच्चे जो जन्म से दिव्यांग थे, गूंगे बहरे टाइप के थे, बोलने में असमर्थ थे, दावा ये किया गया कि इन बच्चों का भी इलाज संभव है। उस वीडियो के चलने के बाद देश भर से कोने कोने से मेरे पास फ़ोन आए, हर लोग डॉक्टर साहब से मिलना चाहते थे और डॉक्टर साहब का नंबर पूछ रहे थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना बहुत सारे सवालों के साथ एक बार फिर से डॉक्टर साहब से मिला जाए और उनसे जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में पूछा जाए कि ये आखिर जो जन्म से दिव्यांगता है बच्चों के अंदर, गूंगे बहरे हैं, बोलने में असक्षम हैं, वो क्यों होता है और ये कैसे बचा जा सकता है। इन्हीं सारे सवालों के साथ हम आए हैं डॉक्टर साहब के यहाँ। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी और आपके चैनल को हमारी तरफ से। सर, पिछली वीडियो में बहुत सारे मुद्दों पे हम लोगों ने बातचीत किया, खास करके वो बच्चे जो जन्म से चल फिर नहीं पा रहे थे, बोल नहीं पा रहे थे, उनका आप लोग एक कैंप में इलाज कर रहे थे। देश भर से बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आए, लाखों लोगों ने उस वीडियो को देखा। अब लोगों की ये सोच ये है कि आखिर ये लोगों का सवाल है कि आखिर ये होता कैसे है, इस बीमारी से कैसे बचा जा सकता है, और जिनको अगर वो बीमारी हो गई तो आप तक कैसे पहुँचे। पहले उस बीमारी के होने का कारण बताएं। अच्छा, देखिए, इस बीमारी को होने के कारण एक तो कारण ये भी हो सकता है कि उसका ऐसा पैतृक पीढ़ी दर पीढ़ी वो आ रहा हो जीन के थ्रू। तो जीन पुरानी पीढ़ी में किसी को रहा हो तो उसके माध्यम से आगे बढ़ता चला आया हो। ठीक है। और इसका एक कारण और हो सकता है, जो बच्चे आए हैं दिव्यांगता लेकर के, तो कोई ज़रूरी नहीं कि उनके पीढ़ियों में हो। अच्छा। वो उस माँ के जब गर्भ में वो था बच्चा, अच्छा, तो उस समय अचानक म्यूटेशन हो सकता है और अचानक कोई बीमारी ऐसी आ सकती है, वो उस मदर के उसके जो मन स्थिति के आधार पर उसके अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर इफेक्ट हैं उसकी वजह से वो हो सकता है बच्चे को। यानी जब किसी घर में कोई महिला गर्भवती होती है तो उस दौरान बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आसपास का जो माहौल है उस बच्चे के को प्रभावित करता है जो गर्भ में पल रहा है। जी। उस वीडियो में, पिछली वीडियो में हमने ये बात बताया था कि उसके आसपास का माहौल जो माँ के गर्भावस्था के दौरान जो उसके आसपास का जो माहौल है वो माहौल बहुत ज़्यादा तय करता है उस बच्चे के पैदा होने पे वो कैसा बच्चा पैदा होगा। अच्छा। तो अब जैसे माँ ऐसी कोई बात है जो सुनना नहीं चाहती और उसे सुनना पड़ा और वो उसको कहना नहीं है किसी से, वो छुपाना है, तो इस तरीके के जो केमिकल उसके बॉडी में बनते तो गूंगे बहरे बच्चे पैदा होते हैं। वहाँ तो मान लीजिए एक घर है, एक महिला गर्भवती है और उसके घर में खूब झगड़ा हो रहा है। हाँ। पति भी मारामारी कर रहा है, भाइयों से झगड़ा हो रहा है, तमाम चीज़ें, तमाम मुश्किलें हैं, तो ऐसी दशा में बच्चा किस तरह का होगा? अब अगर बहुत ज़्यादा झगड़ा हो रहा है तो सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि माँ ने क्या फील किया। अच्छा। अब वहाँ माँ कई चीज़ फील कर सकती है। अच्छा। डिवैल्यूएशन फीलिंग कर सकती है या वो डर सकती है। तो अगर वो डर गई
तो उसका बच्चे का लंग्स कमज़ोर होगा। अच्छा, और बच्चा गर्भ में है और माँ किसी कारण से डर गई तो बच्चे का लंग्स कमज़ोर होगा। हाँ। और लंग्स कमज़ोर होने की वजह से जब वो बच्चा पैदा होगा तो रोएगा नहीं। कंफर्म है ये एक मैथमेटिक्स समझिए। अच्छा, 2 and 2 make 4। अच्छा, अगर फ्राइट फियर बहुत एक्सट्रीम लेवल का है और वो फ्राइट में है तो पक्का है कि वो बच्चा रोएगा नहीं। और बच्चा नहीं रोएगा तो क्या क्या प्रभाव पड़ेगा? अब नहीं रोएगा तो उसके ब्रेन में ऑक्सीजन कम होगा और ये केस सेरिब्रल पैल्सी की तरफ जाएगा। अगर उस मदर को कोई बहुत बड़ा शॉक लग गया तो शॉक लगने से वो निढाल होकर गिर सकती है, तो जो बच्चा पैदा होगा उसकी मांसपेशियों में ताकत नहीं रह सकती है। ये न्यूरोट्रांसमीटर इफेक्ट उसको डालेंगे। अचानक से जैसे कभी हम कुछ सुनते हैं तो हमारी बॉडी में शॉक लग जाता है, बैठ जाते हैं, अचानक से गिर जाते हैं बेड वगैरह पे या ज़मीन पे ही, तो ऐसी दशा में अगर कोई महिला जो गर्भवती है अगर उसके साथ ये सब होगा तो वो बच्चा जो हो उसकी मांसपेशियां लूज हो जाएंगी, कमज़ोर हो जाएंगी, उसकी जो इलास्टिसिटी एकदम लूज हो जाएगी और वो अपने हाथ पांव से कुछ भी करने में बहुत ही कमज़ोर फील करेगा या कर ही नहीं सकता अगर ज़्यादा शॉक लगा तो। अगर डीवैल्यूएशन फील कर लिया मदर ने तो हमारी जो वैल्यू है वो हमारी बोन होती है, तो अगर डीवैल्यूएशन फील करेगी तो बच्चे में कोई ना कोई बोन डिफॉर्मिटी आएगी, या हड्डियों से या बोन मैरो से संबंधित। अच्छा, और बोन मैरो में जो चूँकि ब्लड का फॉर्मेशन होता है तो ब्लड से संबंधित कोई डिजीज होगी, तो बोन रिलेटेड और बोन के प्रोडक्ट जो होते हैं उसके रिलेटेड ही प्रॉब्लम आएगी। तो इस तरीके की जो साइकोलॉजी है वो हमारे जीन पे प्रभाव डालती है और जीन जो भी प्रोटीन सिंथेसिस करेगा बॉडी उसके अनुसार डेवलप हो जाती है। ठीक है, तो जब वो बच्चा पैदा हो जाता है तो हम लोग जो ट्रीटमेंट करते हैं वो उस बच्चे की डिफॉर्मिटी को देख करके माँ की साइकोलॉजी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा, आप लोग अपने इलाज के जो तौर तरीके हैं, पहले आप माँ से राब्ता करते हैं, उनसे पूछते हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी किस तरह की स्थिति परिस्थिति से आप गुजरी हैं, जब ये बच्चा पेट में था तो क्या क्या आपने महसूस किया, किस तरह की चीज़ें आपके साथ हुई, क्या आप भयभीत हुई या कोई शौक लगा, फिर वहाँ से जो आपको इनपुट मिलता है उसके आधार पे बच्चे का इलाज करते हैं। तो उसके आधार पे होम्योपैथी में कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं, अब वो वीडियो बनेगा तो बहुत बड़ा बन जाएगा, तो बताइए सर, बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है। हाँ, अब उसमें कुछ होम्योपैथिक टर्म आ जाएंगे जो आम जनता के लिए हो सकता है कठिन हो। उसमें क्या होता है कि जो आम जनता जो पेशेंट बताएगा उस शब्द को हमको मेडिकल भाषा में होम्योपैथी की भाषा में चेंज करना होता है, जिसको रूब्रिक कहते हैं। अच्छा, तो उस रूब्रिक को जब अपने रिपर्टरी में एक बुक होती है, मैं टेक्निकल पे नहीं जा रहा, मैं सीधे सीधे ताकि आम लोगों को आपकी बात जो है या हमारी जो बातचीत है वो समझ में आ जाए। तो मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि जैसे किस किस तरह की बीमारियां, अपंगता या दिव्यांगता से लेकर के बोलने में असक्षम है, या उसके अलावा और कौन कौन सी बीमारियां? देखिए, होम्योपैथी में अगर आप बीमारी की बात करें तो ये होम्योपैथी के साथ नाइंसाफ़ी होगी। अच्छा, होम्योपैथी की जो साइंस है वो और साइंस से बिल्कुल अलग है इस बात में कि होम्योपैथी में डिजीज़ का इलाज होता ही नहीं है। ठीक है, होम्योपैथी की पहली लाइन है जिसमें डॉक्टर हेनमन ने लिखा है, वी ट्रीट द मैन इन डिजीज़, मैन इन डिजीज़, नॉट डिजीज़ इन मैन। तो डिजीज़ इन मैन उसको टाइफाइड है, डिजीज़ इन मैन उसको शुगर है, उसको बीपी है, उसको आर्थराइटिस है, ये डिजीज़ इन मैन है। और मैन इन डिजीज़ हमको सर्च करना है कि उस आदमी की कौन सी साइकोलॉजी ऐसी थी जिसकी वजह से वो बीमारी पैदा हुई, और उसके आधार पे होम्योपैथिक में दवाइयाँ हैं। तो हमारे यहाँ रोग का नहीं, उस रोगी का ट्रीटमेंट किया जाता है कि वो रोगी बना क्यों। ठीक है। अच्छा, आपकी भाषा में अगर मैं कहूँ डॉक्टर साहब, मोटा मोटा जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ या हमारे दर्शक जहाँ तक इन चीज़ों को समझ पाए हैं, अगर प्रेगनेंसी के दौरान हम अपने घर का माहौल, जो महिला गर्भवती है हमारे घर में, अगर उसका अच्छे से ख्याल रखें, कम से कम लड़ाई झगड़े से दूर रहे, वैसे सबको रहना भी चाहिए, तो इसमें प्रेगनेंसी या इस तरह की चीज़ों का बहाना नहीं बनाना चाहिए कि नहीं जब कोई गर्भवती है तो हम अच्छे से रहेंगे, बाकी समय वायलेंट रहेंगे। तो अगर घर का माहौल ठीक रहे तो ये सारी जो दिव्यांगता की बीमारियां हैं, अटक अटक के बोलने या चलने की बीमारी है, ये सारी समस्याएं होंगी ही नहीं। देखिए, मैं बहुत पुरानी एक कहानी का जिक्र करूं। महाभारत में एक
कैरेक्टर है अभिमन्यु का, जिसमें लोग कहते हैं कि पेट अपनी माँ के गर्भ में भी उसने बहुत सारी विद्याएं सीख ली। क्या थी। बात है सर। ठीक है ना जी। लेकिन हम सब अभिमन्यु हैं और माँ के जितने भी मन स्थितियाँ हैं वो सारा उस बच्चे पे प्रभाव डालती हैं। तो अगर बच्चे को स्वस्थ रखना है, बच्चे को जैसा आप पैदा करना चाहें उस तरीके का माहौल दीजिए। माँ की मन स्थितियाँ, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो डरी डरी घर में हैं, उसका इफ़ेक्ट। बहुत सारी महिलाएं हैं जो बहुत डोमिनेंट थी लेकिन उनसे भी डोमिनेंट कोई आ गया, है ना, तो इस तरीके से उनका हर्ट हो गया, वो हर्ट हो जाती हैं, इंसल्ट हो गया। तो ये सारी चीज़ों का प्रभाव जो है उस बच्चे पे पड़ता है। अगर घर का माहौल अच्छा हो और आदमी मेंटली अगर बहुत शांत है तो वो एक महिला क्या, वो बच्चा क्या, पूरा परिवार बहुत स्वस्थ रह सकता है। बिल्कुल। और वो बहुत ग्रो कर सकता है। लेकिन ग्रोथ रुक जाने के पीछे हमारी ही साइकोलॉजी होती है। तो साइकोलॉजी बहुत बड़ी चीज़ है जो हमारी पैथोलॉजी क्रिएट करती है। आपसे बीच में रोक के मैं एक सवाल लेना चाहता हूं। जैसे आपकी सारी जो रिसर्च बेसिक तौर तरीके हैं इलाज करने के, माँ से आप सारी चीज़ें पूछते हैं। हमारे भारतीय संस्कृति में या कह लीजिए कि हमारे देश के महिलाओं में एक परंपरा सी बन गई है कि वो सारी लानत मलानत सह लेंगी लेकिन कभी डॉक्टर साहब से भी नहीं बताएंगी कि हमारे घर का माहौल ऐसा है। जब आप लोग पूछते होंगे, बहुत सारी महिलाएं बताती भी नहीं होंगी कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तो ऐसी दशा में कैसे आप लोग समझते हैं, कैसे इलाज करते हैं? देखिए, ये तो सबसे कठिन पार्ट है। ये इतना कठिन पार्ट है कि आपने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा। हम लोगों को उसके लिए 2-2 घंटे लग जाते हैं, ठीक है। और मुख्य रूप से उत्तर भारत, मैंने केस टेकिंग दक्षिण भारत से लेकर उत्तर महाराष्ट्र से लेकर केरला तक किया है। लेकिन जितनी ज़्यादा अशिक्षा और जितनी ज़्यादा अज्ञानता, जितनी ज़्यादा रूढ़िवादिता है, ये लोग एकदम उसको पैक करके रखते हैं कि नहीं, ये चीज़ बाहर नहीं बताना, उसको सप्रेस करके रखना है, बेइज्जती हो जाएगी, समाज जो है क्या कहेगा, है ना। तो घर वाले भी सपोर्ट नहीं करते हो, कहते इससे क्या मतलब बीमारी से, आप क्या पूछ रहे हैं, इससे किसी घर में झगड़ा नहीं होता है, तो सारे बच्चे तो नहीं बीमार होते हैं, सारे बच्चे तो नहीं विकलांग होते हैं। तो मैं यहाँ ये भी क्लियर कर दूं कि सारे बच्चे इसलिए नहीं बीमार होते हैं कि सारे बच्चों का जेनेटिक जो सेंसिटिविटी है वो अलग अलग होती है। कोई बच्चा पेट में पल रहा है, बहुत डरने वाला है, वो डर गया तो विकलांग हो गया। कोई बच्चा बहुत ज़्यादा गुस्से वाला है, जो बाद में पैदा होगा तो बहुत गुस्से वाला होगा, ठीक है। कोई बच्चा बहुत दिलेर है, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो सेंसिटिविटी बच्चे की क्या है, उसको बाय जीन जो मिला है उसके आधार पे वो उसके अंदर डिफॉर्मिटी आती है। तो अगर परिवार का माहौल बढ़िया है तो होता है, लेकिन लोग सपोर्ट नहीं करते। अब जब सपोर्ट नहीं करते तो हमको 2-2 घंटा, 2.5 घंटा उनको समझाना, उनको एजुकेट करना, उनको फिर किसी तरह से वो सिम्टम निकालने पड़ते हैं। अगर सही सिम्टम लगा तो मुझे लगता है कि ऐसे केस ठीक होने में 6 महीने भी नहीं लगते। 6 महीने भी नहीं लगते, बच्चे सुनने बोलने लगते। और ऐसे बच्चे जिसकी डिफॉर्मिटी बहुत ज़्यादा है, साल भर जाते जाते वो काफ़ी काम करने लगते हैं, सुधार आ जाता है। बहुत सारे ऐसे केस देखे, हमारा BHU में कैंप लगता है। हमारे सर, मैं उनका नाम ज़रूर लूँगा क्योंकि जिन्होंने ऐसी विद्या ऐसा किया आज तो इस दुनिया में नहीं है, डॉक्टर प्रफुल्ल विजयकर मुंबई, उन्होंने ऐसी थिंकिंग दी हम लोगों को एज ए होम्योपैथ कि आपने पिछले वीडियो में भी उनका जिक्र किया था। मैं चाहता हूं इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा आपसे बात करूं, बीमारियों से रिलेट बात करूं, लेकिन अगला सवाल हमने डॉक्टर साहब से, उसके पहले एक चीज़ आपको बताना चाहता हूं। अक्सर हम लोग कहते हैं कि यार ये कैसे संभव है कि अभिमन्यु ने अपनी माँ के गर्भ में वो चक्रव्यूह तोड़ने वाली बातें सुनी होंगी और वो जो 7वां था वो तोड़ने से पहले ही उनकी माँ सो गई, पूरी कहानी नहीं सुन पाई। तो आज से आप लोग ये जान लीजिए कि आपके गर्भ में पल रहा बच्चा आपकी हर एक एक्टिविटी से प्रभावित होता है, कोई ये कह नहीं सकता कि नहीं होता है। अच्छा सर, अब मुख्य मुद्दे पे आते हैं कि होम्योपैथी में जैसे आपने कहा कि हम रोगियों का इलाज करते हैं, रोगों का नहीं करते, है ना। तो ये जो सारी जेनेटिक डिसऑर्डर की चीज़ें हैं, आपने कहा कि अगर हम जड़ पकड़ लें, हमें सही इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो 6 महीने में रोगी सही हो सकता है। तो क्या ये जो जन्म से दिव्यांग बच्चे हैं, जो गूंगे बहरे हैं, वो बोल सकते हैं, सुन सकते हैं या फिर चल फिर सकते हैं? देखिए, बोल भी सकते हैं, चल भी सकते हैं और चलते हैं। बहुत सारे ऐसे केस भी हैं जो
क्योर हो चुके हैं। ऐसे ऐसे बच्चे हैं कि जो बिल्कुल MR चाइल्ड थे, मेंटली रिटार्टेड थे, वो ऐसे बच्चे हैं कि जो आजकल कोई MBBS सेकेंड ईयर में भी है। ऐसे बच्चे हैं, कभी आएंगे तो आपसे मुलाकात भी करा देंगे। बिल्कुल सर, ठीक है, चाहेंगे अपने दर्शकों को मैं दिखाएं। चाहूँगा कि आप कुछ क्योर केस भी दिखाएं ताकि लोगों को ये लगे कि नहीं, ये ठीक हो सकता है। और हम इस बात को मान के नहीं बैठेंगे कि ये केस अब नहीं ठीक हो सकता, साइंस यहाँ समाप्त हो जाती है। अगर हम ये सोच लें कि साइंस यहाँ समाप्त हो गई तो फिर खोज ख़त्म, है ना। तो शुगर नहीं ठीक होगा, BP नहीं ठीक होगा, गठिया नहीं, बात नहीं, माइग्रेन नहीं, अस्थमा नहीं, है ना, कैंसर नहीं ठीक होगा, जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं ठीक होगा, ऑटो इम्यून ठीक नहीं होगा, तो फिर क्या ठीक होगा। तो क्या यहाँ साइंस बंद कर दी जाए या यहाँ पे खोज ख़त्म कर दिया जाए, आगे सोचना मना है। ठीक है, तो हम ये चाहेंगे कि इसके आगे भी रिसर्च हो और सबको इसमें पार्टिसिपेशन करना चाहिए जो और डॉक्टर्स हैं। और सर, एक लोगों का सवाल है, ये मेरा नहीं है, लोगों का सवाल है कि हम लाखों लाखों रुपया खर्चा करके अपने बच्चों की उन बीमारियों को दूर नहीं कर पाए और ये होम्योपैथी की मीठी गोली कैसे कर देगी। देखिए, लाखों रुपए खर्च करें, करोड़ों रुपए खर्च करें, रुपए तो आप कितना भी खर्च कर सकते हैं, लेकिन अगर रुपए खर्च करने से अगर कोई ठीक हो जाता तो इस दुनिया में अरबपति तो कभी न मरते। वो अपने लिए दवा की कंपनी खोल लेते, पैसे की कोई कमी नहीं है। हम कह रहे हैं कि एक तीर निशाने पे मारो, क्या ज़रूरत है 500 तीर इधर उधर मारने की। तो अगर आपका दवा और आपकी साइकोलॉजी सही रही तो पैसे से क्या लेना देना। साइंस में और पैसे में कोई रिलेशन नहीं है। आपकी टैबलेट 1 रुपए की आती है या 1 करोड़ की आती है, वो तो एक बिजनेस माइंडसेट की बात है। लेकिन अगर आपका दवा जो सिलेक्ट हुआ वो 1 रुपए का है तो आप 1 रुपए में ठीक हो सकते हैं, 1 करोड़ का है तो 1 करोड़ में ठीक हो सकते हैं। वो दवा से और पैसे से कोई रिलेशन नहीं है। अब इसमें मैं क्या कहूँ। चलिए, आखिरी सवाल मेरा आपसे, पिछले वीडियो में जहां हमने आपसे बातचीत किया वो आजमगढ़ ज़िले के सठियाओं से जो जहानागंज का रोड जाता है, चंद्रबलीपुरम, वहां एक जगह है नसीरुद्दीनपुर भी जिसको बोलते हैं, वहां पे एक ट्रस्ट के माध्यम से चार्टर्ड अकाउंटेंट है विजय शंकर पांडे जी, वो चलाते हैं। तो सेवा भाव से आप लोग जाते हैं महीने के पहले बृहस्पतिवार को, तारीख कोई भी हो सकती है ना। तो वहाँ पे तो फ्री ऑफ कास्ट इलाज होता है। लेकिन आज जहाँ पे हम आपसे बैठ के बातचीत कर रहे हैं, ये आपकी क्लिनिक है। बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि 1 महीना इंतज़ार करना पड़ता है वहाँ जाने के लिए। अगर हम आपको दिखाना चाहें, मतलब पेशेंट यहाँ आकर के दिखाना चाहे, तो यहाँ तो उसको पैसे देने होंगे, लेकिन यहाँ का पता बता दीजिए और कैसे लोग आ सकते हैं। क्या फ़ोन नंबर भी कोई है जिससे संपर्क करके वो आपसे बातचीत कर सकते हैं, यहाँ तक आ सकते हैं। देखिए, हमारे यहाँ जो रजिस्ट्रेशन होता है 1 दिन 2 दिन पहले होता है और वहाँ आपको एक नंबर प्रोवाइड करा दिया जाएगा, उस पर कॉल करके आप पूरी डिटेल पूछ सकते हैं और कैसे नंबर लगता है, कैसे यहाँ आना होता है। क्योंकि एक साथ बिना बताए कई लोग आ जाएंगे तो ये देखना संभव नहीं होता है, इसलिए रजिस्ट्रेशन पहले से होता है। तो 1 दिन पहले या 2 दिन पहले नंबर लगा के आपको ये अपना समय निर्धारित करना होता है। तो केस टेकिंग के लिए जूनियर्स बैठा दिए जाते हैं, ठीक है। और उस कॉल करने का भी एक निश्चित समय होता है जो मैं आपके वीडियो के माध्यम से बता दूंगा कि इतने टाइम से इतने टाइम तक ही वीडियो उस पर मोबाइल पे आप कॉल कर सकते हैं। लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बताइए दीजिए। वो टाइमिंग सुबह 9 बजे से लेके 12 बजे के बीच और शाम को 4 से 7 के बीच फ़ोन करके 3 घंटा सुबह 3 घंटा शाम, उस बीच अगर वो अपना अपॉइंटमेंट लेना चाहें तो ले सकते हैं। हमारे यहाँ ऑनलाइन भी ऐसी व्यवस्था है कि ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग से दूर बैठे पेशेंट को भी केस हिस्ट्री हो करके यहाँ से दवा भेजी जा सकती है। वीडियो कॉल से भी संभव है। हाँ, ये तो बड़ी अच्छी बात है सर जी। तो वीडियो कॉल से हमने कई केस देखे हैं और वीडियो कॉलिंग पे हम पूरी केस हिस्ट्री लेते हैं, उसमें भी घंटा 2 घंटा लग सकता है। हाँ, लेकिन ये है कि वहाँ पे जब केस हो रहा हो तो उस महिला के आसपास बहुत ज़्यादा लोग न रहें ताकि वो बहुत कम्फर्ट अपनी बात बता सके। तो वहाँ से हटाया जाएगा, कुछ लोगों को बता दिया जाएगा, वो तो मान लीजिए अलग बात है, उसी समय बता दिया जाएगा। तो ऐसे भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए भैया, देखिए ये डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर JL यादव, और पिछली वीडियो में हमने अपना शीर्षक दिया था कि लाखों और करोड़ों की दवाइयाँ जाइए भूल। आजमगढ़ का डॉक्टर आपको
मतलब बहुत कम मार्जिन में या फ्री ऑफ कॉस्ट में इलाज करके आपकी बीमारियों को दूर भगा सकते हैं। तो इन्होंने अपनी उस बात को भी, हमारी उस बात को भी, हमारे उस शीर्षक को भी चरितार्थ कर दिया, जिसमें इन्होंने कहा कि ऐसा ना हो कि हमारे क्लिनिक पे इतने सारे पेशेंट आ जाएं हम देख ना पाएँ, है ना। तो आप सोच सकते हैं, अमूमन डॉक्टर तो सोचते हैं कि हमारे यहाँ पेशेंट लाइन लगा दे, भीड़ लग जाए, सड़क तक भीड़ लगी रहे, लेकिन इनके यहाँ का जो आने का प्रोसेस इन्होंने बता दिया। और अंत में मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आपको जो ट्रस्ट द्वारा संचालित कैंप चलता है वहाँ पे अगर वहाँ दिखाना है तो ध्यान से मेरी बात को सुनिए। आप महीने के पहले बृहस्पतिवार को, तारीख कोई भी हो सकती है, तो वहाँ दिखा सकते हैं। बाकी डॉक्टर साहब का अपना व्यक्तिगत क्लिनिक है, यहाँ पर आकर टाइमिंग इन्होंने बता दिया है, यहाँ पर आकर भी आप अपने पेशेंट को दिखा सकते हैं और आप तमाम चीज़ें भी पूछ सकते हैं, दवा इलाज करा सकते हैं जो यहाँ पे संभव है। यहाँ पर आने के बाद आपको इनकी जो फीस वगैरह है, दवाएं वगैरह है, उनका जो पैसा है, जो नॉमिनल सा चार्ज है, वो आपको देना होगा। हमसे बातचीत करने के लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं किसी और दूसरी वीडियो। धन्यवाद।